नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो गुड इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ टेक्निकली जिस तरीके से पैटर्न्स को मैं यूज़ करके काम करता हूँ, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा येस बैंक के ऊपर। देखिए, लगातार मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू है। 1 दिन अप, 2 दिन डाउन, इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहते हैं। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से अभी भी प्रेशराइज है यूएस मार्केट से, साथ ही साथ देखा जाए तो इसराइल के साथ ईरान के युद्ध युद्ध का सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश में इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो सारे ग्लोबली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इंडियन मार्केट के ऊपर भी एक प्रेशराइज है। तो येस बैंक के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बैंक के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे पहले कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत दिनों से मैं आपको इस डेटा को दिखाने का कोशिश कर रहा था कि एक चीज़ को पहले आप समझिए। देखिए, यहाँ पे एक डेटा में चार्ट को ओपन करके रखा हूँ, वो चार्ट किसका है? ग्रॉस एनपीए, मतलब कंपनी की एनपीए जो बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही आपको पता है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के मतलब सबसे पहले आपको एनपीए के बारे में पता होना चाहिए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, बैंक ने मान के चलिए मतलब 100 करोड़ का, टोटल 100 करोड़ का दूसरे को लोन दिया। तो यहाँ पे 100 करोड़ का दूसरे को लोन दिया और उस हिसाब से देखा जाए तो बैंक के पास 100 करोड़ में सिर्फ 98 करोड़ ही टोटल वापस आए। तो बैंक का तो 2 करोड़ का घाटा हो गया। तो यही जो जो पैसा मार्केट से वो उठा नहीं पाएंगे, तो उसको प्रोविज़न में डाला जाता है और प्रोविज़न के बाद प्रोविज़न को माइनस करके जो डेटा देखने को मिलता है वो है मतलब एनपीए, और वो है एक्चुअली नेट एनपीए। और ग्रॉस एनपीए मतलब प्रोविज़न होने के बाद कितना प्रोविज़न हुआ उसको माइनस करके जो डेटा मिलता है, तो उसको ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। तो ग्रॉस एनपीए कि पहले देखिए, एक टाइम जब बिगिनर था, मतलब मार्केट में जब येस बैंक लिस्टिंग हुआ था, तब इसका बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद इसका एनपीए लगातार बढ़ते चले गए क्योंकि उस टाइम इसका मैनेजमेंट में राणा कपूर जी हैंडल कर रहे थे और राणा कपूर जी इस कंपनी की पूरा हालत ही खराब कर दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी को लोन दे दिया जो कंपनी लोन आज तक वो मिटा नहीं पाए। और उसके लिए येस बैंक 400 में चलने वाला कंपनी 4 रुपये तक आ गया था। तो ये स्टोरी तो हर किसी को पता है। तो मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से इन मतलब लोगों का मन में डाउट है, क्या येस बैंक फिर से खड़ा हो सकता है? उसके लिए इस साइकिल्स को आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो करेक्शन हुआ और यहाँ से रिकवरी करने में थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लग सकते हैं। यहाँ से रिकवरी होने में थोड़ा-सा कंपनी को मतलब टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि इतना जल्द से जल्द तो आसानी से वो रिकवरी नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो मैं आपको सबसे पहले एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप रेवेन्यूज़ को देखेंगे, तो येस बैंक का जो रेवेन्यूज़ है अगर वो देखेंगे, तो देखिए इस बार भी मतलब जून का जो डेटा आया, उस डेटा के हिसाब से बात किया जाए, तो कंपनी के देखिए पिछली बार का जो टोटल सेल्स था, उसी के आस-पास सेल्स हुआ। मतलब रेवेन्यूज़ जनरेट होता हुआ देखने को मिले और प्रॉफ़िट देखा जाए तो कंपनी पिछली बार की तुलना से ज़्यादा प्रॉफ़िट इस बार कंपनी ने किया। उसी बेसिस में कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ा-सा बढ़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि पहले 12 था और पिछले क्वार्टर्स में 0.16 था, अभी 0.17 बन चुके हैं। तो मतलब एनपीए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि येस बैंक जैसे कंपनी क्या फिर से रिकवरी कर पाएँगे? तो देखिए, रिकवरी करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा जब-जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं उसको ट्रेड ज़रूर लेता हूँ। जैसे पहले भी देखिए 2 ट्रेड बना था, मैं एक-एक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले एक ट्रेड जो बना था, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना 25% का, और जब भी इस नीचे लेवल को टच हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री बने और फाइनली इसका टारगेट हो गया था। सेकंड एंट्री कहाँ पे मिला? सेकंड एंट्री कुछ इस तरीके से जगह पे मिले क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज बना था। उसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंट्री बने और एंट्री बनने के बाद एक्चुअली बहुत टाइम यहाँ पे लग चुके थे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 380 दिन। अभी देखिए आप कहेंगे 380 दिन में क्या मिला? 380 दिन में 40% का रिटर्न मिला। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? तो फाइनली फिर से एक बार फ्रेश इसी टाइप के एंट्री मिला है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बाइंग कैंडल बने और इस 2 बाइंग कैंडल का टोटल जो रेंज है वो 32% के आसपास है। तो मुझे लगता है ये जो रेंज बना है, इस रेंज के बेसिस में आपको हमेशा रेंज को 20% के ऊपर ढूँढना होगा और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को चेक करना होगा। अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, वैल्यूएशन सस्ता है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ डिसीज़न लेने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। अभी देखिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रेड
लेने से पहले आपको सारी चीज़ों को चेकआउट करके ही काम करना चाहिए। आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, मैं 2 बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा चुका हूँ। आप और भी प्रीवियस डेटा को जाकर देख सकते हैं और उस टाइम का फाइनेंशियल डिटेल्स भी चेकआउट करना। अभी फिलहाल के लिए इसका एंट्री तो हो चुके हैं और कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको रीबाउंस करने में। तो टाइम कितना लगेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन देखने को मिला है, तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए रिलायंस के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या है? अगर रिलायंस का डेटा देखा जाए तो बेसिकली रिलायंस का सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से हो रहा है? ऑयल रिफाइनरिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस जो रिफाइनरी मार्जिन है वो कंटिन्यूसली घटते चले जा रहे हैं। देखिए 2016 के बाद रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर जिस तरीके से 2016 से 17 के बाद रिफाइनरी सेक्टर में जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला रिलायंस के ऊपर, उस जगह को वो रिकवरी दूसरे कंपनी के माध्यम से किया, मतलब दूसरे अलग सेक्टर के ऊपर किया, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, जैसे रिटेल सेगमेंट के ऊपर, साथ ही साथ और भी नया नया सेगमेंट के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को एंटर किया है। तो जिसके चलते रिलायंस का अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए आराम के मतलब आरब के साथ आराम को जो डील्स होने वाले थे रिलायंस के साथ, वो डील्स तो कैंसिलेशन हो गया और वही डील कैंसिलेशन होने के कारण रिलायंस के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। नहीं तो अगर वो डील फाइनल हो जाते तो आज इसका ग्रॉस जो रिफाइनरी मार्जिन है वो पॉजिटिव देखने को मिलता। तो मैं पॉइंट्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का मन में यही डाउट होता है कि रिलायंस के रिफाइनरी सेगमेंट में तो खराबी आ रहा है, लगातार करेक्शन हो रहा है, तो क्या कंपनी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के अगर पेयर ग्रुप के बारे में बात करूँ आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए रिलायंस के पेयर ग्रुप को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? ऑयल सेक्टर के साथ, साथ ही साथ भारतीय एयरटेल मतलब टेलीकॉम सेक्टर के साथ, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एचपीएल, एमआरपीएल, साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट। तो ये सारे सेक्टर के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का केमिकल का भी बिजनेस है, साथ ही साथ देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस है, साथ ही साथ रिफाइनरी का भी बिजनेस है, और देखा जाए तो टेलीकॉम के ऊपर बिजनेस है, रिटेल के ऊपर बिजनेस, तो अलग अलग फाइनेंस के ऊपर भी बिजनेस है। तो सारे बिजनेस को जोड़कर रिलायंस आज इंडिया के नहीं एशिया के सबसे बड़े कंपनी बन चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है इस कंपनी का, उस सिचुएशन में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी के सेल्स थोड़ा सा कमियां देखने को मिलेगा। 2,31,000 करोड़, जो पिछले बार 2,36,000 करोड़ था। एक्सपेंस को मिटाने के बाद 18,000 से 17,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी जो नेट प्रॉफिट जो है वो 18,200 से लेकर 17,400 करोड़ तक नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला, वो थोड़ा सा प्रेशराइज होता हुआ देखने को मिले। क्योंकि अगर आपको मैं ये भी दिखा दूं कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट को देखिए, लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में हालत कुछ बिगड़ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार शेयर में करेक्शन हो रहा है, लगातार मैं एक बार रिलायंस के चार्ट को आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। रिलायंस के चार्ट में एक बार ओपन कर लेता हूँ तभी आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं ये जो लगातार करेक्शन हो रहा है ना, यही एक रीज़न है कि सेल्स डाउन हो जाना, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाना। तो ये एक इम्पैक्ट होते हैं मार्केट के ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जब कोई भी कंपनी के ऊपर काम करते हैं तो वो कोई भी ना कोई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। जब जब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया था, आपके साथ भी शेयर किया था काफी 100% का, और फाइनली उसका ब्रेकआउट भी हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए इसका टारगेट को अच्छी तरीके से किया और टारगेट अचीव होने के बाद वो करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। और 190 दिन में 191 डेज में कंपनी 23% के आसपास टारगेट दिया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन कंपनी के ऊपर पहले बन चुके हैं, तो अभी फेस कोई सिचुएशन बनने का थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पहले से ही एज ए इन्वेस्टर हूँ, साथ ही साथ जब जब मुझे एज ए ट्रेड मिलता है स्विंग बेसिस में, उसके ऊपर भी काम करता हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हिंदाल्को के ऊपर मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदाल्को का अगर चार्ट को देखा जाए तो आपको कुछ डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने हिंदाल्को के ऊपर चर्चा करने के लिए बोला गया। तो मैं अगर इस चार्ट को देखूं तो एक यहाँ पे कैंडल बना, बाइंग का रेंज का कैंडल बना। क्या सही में वो बाइंग का रेंज है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो रेंज बना है वो कितना है, 15% के आसपास। तो हमेशा मैं इस तरीके से रेंज के बेसिस में 20% के ऊपर ढूंढता हूँ। 20% अगर मिल गए तो उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद काम करता हूँ। तो कंपनी के ऊपर देखिए आज ये फर्स्ट टाइम क्रैश नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था। आप देख सकते हैं पहले भी देखिए इस तरीके से करेक्शन हुआ, उसको रिकवरी किया,
फिर से करेक्शन हुआ, फिर से रिकवरी किया, उसी तरीके से फिर से रिकवरी कर रहा है, फिर से वो मतलब करेक्शन हो रहा है, फिर से वो रिकवरी करेगा। मतलब कंपनी एक हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो क्या हिंदाल्को कंपनी ठीक ठाक कंपनी है? अगर मैं हिंदाल्को के बारे में बात करूँ तो इंडिया के देखा जाए तो जितने सारे कंपनीज है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर वन कंपनी हिंदाल्को है। और हिंदाल्को के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे ठीक ठाक लगा। एक तो वैल्यूएशन और दूसरी बात है कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अगर देखेंगे तो सेल्स इस बार सारे हाथ पार कर दिए एंड प्रॉफिट भी सारे हाथ पार कर दिए। क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं क्वार्टरली इसका रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले बार का जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स है वो तो ठीक ठाक ही है। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 2400 से 3000 करोड़ बने। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए हालत थोड़ा सा खराब है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में क्या ऐसे क्या हुआ कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, उसके पीछे यही एक रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स डाउन, मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स डाउन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है एक यहाँ पे प्रेशराइज है, इस प्रेशराइज को झेलता हुआ कंपनी नीचे आने वाला है। और कहाँ तक आएगा वो तो चार्ट पैटर्न्स में ही देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं चार्ट पैटर्न्स आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रांगली जो है इसका एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। वो सपोर्ट लेवल कौन सा है आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल बना है, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ से कंपनी क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद जंप दिखाया, फिर से देखिए इसी लेवल को टच करने के बाद बाउंस बैक किया था। मतलब ये लेवल को बार बार टेस्ट करने के बाद वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव सोच नहीं रहा हूँ। जब कोई पॉजिटिव बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड। तो ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, और कंपनी के सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर मतलब बोनस एंड स्प्लिट, सॉरी एक्चुअली स्प्लिट कंपनी दिसंबर में दिया था। अभी कंपनी 1:4 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं, मतलब हर 4 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार इंतजार करिए। मैं जब डेट आएगा तो उस डेटा में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।